तो ना मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है और उनका कॉमन क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि स्पीच थेरेपी करनी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी है, एबीए भी करना है, स्पेशल एड करा दूँ क्या? रेमेडियल और स्पेशल एड सेम होता है क्या? मैंने सुना है कि वो एचपीओटी जो होता है ना, हाइपोवेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, वो भी काम करता है। तो इतने सारे आजकल थेरेपीज़ हैं कि पेरेंट्स यूजुअली कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि भई करना क्या है? तो इस बारे में मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 25 सालों से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, फैमिलीज़ के साथ काम कर रही हूँ। ज़्यादा आई थिंक 25-30 हज़ार बच्चों के साथ अब तक काम कर चुकी होंगी मैं। तो मुझे आपको बताना था कि मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ और मैंने कैसे समझा कि क्या थेरेपीज़ करनी है। जब मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी पास किया, जो कि था जून 2000 में, और मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, तो मैं तो बस एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी और तभी ना मेरे को इतना सारा सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में भी नहीं पता था। ये भी एक क्वेश्चन होता है, पेरेंट्स कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन 2 अलग चीज़ें हैं। जब तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, तो उस स्टोरी के ज़रिए आपको समझ में आने लगेगा। तो जब मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी पास की, बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, ऑटिज़्म का पहला जो बच्चा पहला देखा, उसका बच्चे को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस था। तो शुरू किया ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, फिर सब कह रहे थे कि अरे! सेंसरी इंटीग्रेशन करके भी कुछ होता है, जो मुझे पता था, लेकिन मैंने उसमें सर्टिफ़िकेशन नहीं किया था। फिर तब एक टीचर आए, अर्ना ब्लांच और सुज़ैन स्मिथ रॉली करके, और उन लोगों ने सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर कोर्स किया था, जो मैंने डिटेल में कर लिया। अब जब मैं बच्चों के साथ काम कर रही थी, तो मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आता है सेंसरी इंटीग्रेशन, तो फिर मैं बच्चों के साथ सेंसरी इंटीग्रेशन भी करने लग गई। कहने का मतलब ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग और सेंसरी इंटीग्रेशन अलग, ऐसा नहीं है। हम लोग जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो कई बार स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वो लोग बच्चे के साथ सेंसरी इंटीग्रेशन कर सकें। तो ये 2 अलग चीज़ें नहीं हैं। दूसरी बात, तो पहले ये मैंने कर लिया। उसके बाद ना आई थिंक अराउंड 2002 में मेरी बरुआ, जो कि एक्शन फॉर ऑटिज़्म के हेड हैं, वो और इंदु जसवाल मुंबई आए थे। तब मैं मुंबई रहती थी और उन लोगों ने ना तभी एक कोर्स किया था कि ऑटिज़्म क्या होता है, विजुअल्स कैसे यूज़ करते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा समझ लेना चाहिए, तो मैंने अ, वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का एक छोटा कोर्स था, वो इन लोगों से करवा लिया। अब कहने का मतलब क्या है, क्यों मैं ये शेयर कर रही हूँ कि जब आप बच्चे के साथ थेरेपी कर रहे हो, तो ज़्यादातर जब बच्चों को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस होता है, उनको सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस होते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारी कोशिश होती है कि बच्चा अपने ऑक्यूपेशन में वापस जा सके, यानी कि बच्चा खा सके खुद से, कपड़ा पहन सके, नहा सके, धो सके, ब्रश कर सके, बच्चों के साथ खेल सके, स्कूल में बैठ सके। ये हमारा फ़ोकस होता है कि जो उसका बच्चे का ऑक्यूपेशन है, जो उसका काम है, वो अपने काम पर वापस जा सके। काम छोटे बच्चे का होता है पढ़ाई करना, स्टूडेंट का काम है। छोटे बच्चे का काम होता है बच्चों के साथ फ्रेंड्स बनाना। तो अगर उन किसी भी एरिया में अटका है बच्चा, तो हम वर्क करते हैं। उसमें अगर हम सेंसरी इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं, तो सेंसरी चैलेंजेस जो होते हैं, जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, यानी कि कॉर्नर से देख रहा है, फ्लैपिंग कर रहा है, टोस पे चल रहा है, अपने में लॉस्ट है, ये टाइप की जो बातें होती हैं, हम उस पे वर्क करते हैं। तो ये एक दूसरा चीज़ हो गया, ठीक है? ये 2 पहलू हो गए। फिर आया कि भई, जैसे मुझे नहीं पता था कि विजुअल्स कैसे यूज़ करते हैं, तो एक अप्रोच है जिसको अगर आप कैपिटल TEACCH करके, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिसमें हम विजुअल सपोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने मेरी बरुआ के सेंटर में सीखा कि वो कैसे करा जाता है। स्पेशल एजुकेशन जो फंक्शनल एकेडमिक्स होते हैं, डेफ़िनिटली वो सीखा, लेकिन ये चीज़ हमने सीखी। अब मेरा पॉइंट क्या है, मैं ये क्यों बताना चाह रही हूँ कि जब आप अपने बच्चे के साथ काम कर रहे हो, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से क्या फ़ायदा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बच्चा खेल नहीं रहा है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में खेलना भी तो एक बच्चे का काम है ना। बच्चा क्या करता है बचपन में, खेलता है, वो उसका काम है, पढ़ाई करता है, सीखता है, वो उसका काम है। तो उसके काम पर वो वापस जा सके, अगर उसमें कहीं पर भी अड़चन आ रही है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी मदद करेंगे। सेंसरी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो सेंसरी इंटीग्रेशन में ट्रेंड है, वो मदद करेंगे। फिर आता है कि स्पेशल एजुकेशन। अब कई बच्चे ना मेरे पास आते हैं जो
3 साल के, साढ़े 3 साल के छोटे-छोटे बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं इनके साथ स्पेशल एजुकेशन शुरू करा दें। अब स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चा पढ़ लिख ले, है ना कि नहीं? पढ़ाई-लिखाई वो सारी टाइप की चीज़ें, मैचिंग कर ले, सिटिंग एक्टिविटीज़ जो होती है, ब्लॉक्स बना ले, पज़ल बना ले, वो टाइप की चीज़ें। तो उसके लिए पेरेंट्स कहते हैं हम स्पेशल एजुकेशन लगा रहे हैं बच्चे को। मेरा पॉइंट बस इतना है कि हर जगह पर थेरेपी जाने के बजाय पहले समझना है कि थेरेपी में मुझे मिल क्या रहा है। तो अगर मेरा बच्चा एक जगह पर बैठ ही नहीं रहा है, उसको इतने सारे सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस है, उसको मैं पकड़ के ज़बरदस्ती बिठाऊँ कि वो स्पेशल एजुकेशन बैठ कर करे, तो फिर मुझे वो दोनों साथ में शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात जो ज़्यादातर आती है कि भई स्पीच थेरेपी कब शुरू करें? कुछ स्पीच थेरेपिस्ट जो पुराने, जैसे थोड़े पुराना क्या बोलेंगे सोच है जिनकी, उनको लगता है कि बच्चे ने पहले बैठना सीखना चाहिए, फिर ही स्पीच थेरेपी हो सकती है। और आजकल के जो थोड़े नए-नए स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उनकी सोच ये है कि जब बच्चा भाग-दौड़ भी रहा है, तो भी हम स्पीच थेरेपी करा सकते हैं। मेरी सोच ये है कि बच्चे को बैठकर स्पीच थेरेपी कराना नॉट अ गुड आइडिया। रिसेप्टिव लैंग्वेज पहले आती है, यानी कि बच्चा पहले समझता है बात को, फिर बोलना सीखता है। आप नॉर्मली देख लो ना, जैसे मुझे मराठी बात करनी आती है, लेकिन मैं समझना पहले सीखी, फिर मराठी बोल पा रही हूँ। या गुजराती ले लो या जो भी भाषा ले लो, पहले हम समझना सीखते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर मुझे स्पीच थेरेपी भी शुरू करनी है, तो मेरा एम है, अगर बच्चे के अंदर इतने सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस हैं कि वो अपने में ही है, तो वहाँ पर पहले मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी होगी, उसको सेंसरी सपोर्ट देना होगा और फिर मैं स्पीच थेरेपी करूँगी। स्पीच थेरेपी में जो मेजर काम होता है, जो मुझे लगता है, स्पीच थेरेपिस्ट लोग बेहतर बता पाएँगे, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में डालना। बट जो मुझे लगता है वो ये है कि बच्चे के पास कोई ना कोई ज़रिया होना चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट कर सके, जिससे वो बता सके। फिर ज़रूरी नहीं कि बोलकर ही बताए, पिक्चर के साथ बता सकता है, लिख कर बता सकता है, इस पे अपने फ़ोन पर टाइप करके, आजकल तो बहुत सारे ऐप आते हैं, वो कर सके। तो एम है कि बच्चा कम्युनिकेट कर सके, ठीक है ना? तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का काम क्या था कि बच्चा अपने काम पे वापस जा सके। सेंसरी इंटीग्रेशन था कि भी सेंसरी चैलेंजेस जो हैं वो हम सही कर सकें। स्पेशल एजुकेशन था कि वे बैठ सके, सीख सके, ध्यान दे सके, लाइक सीखने लगे, है ना? तो वो स्पेशल एजुकेशन हो गया। चौथा हुआ स्पीच थेरेपी, ताकि वो बोलने लग सके या भाषा समझने लग सके, और भाषा समझे यानी कि अगर मैं इंस्ट्रक्शन दूँ तो वो फॉलो कर पाए। ठीक है? ये हो गया स्पीच थेरेपी। मेरी सोच ये भी है कि अ, कई पेरेंट्स, मतलब मैं जिनको जानती हूँ, बच्चे को हर दिन थेरेपी भेज रहे हैं, हर दिन। तो थेरेपी में जा रहे हैं और वहाँ पर थेरेपी हो रही है, पेरेंट बाहर बैठे हैं, फिर घर आ गए, घर आकर इतने थक गए कि शाम को फिर पार्क ले गए, दिन खत्म हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम हफ्ते में 2 बार भी स्पीच थेरेपी जाएँ या 2 बार भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जाएँ या जो भी थेरेपी आप शुरू कर रहे हो, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और मुझे लगता है कि बॉडी में वो स्टेबिलिटी आनी और वो सेंसरी चैलेंजेस को रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है। मतलब कई पेरेंट्स पहले स्पीच थेरेपी शुरू करते हैं। स्पीच थेरेपी मुंह के अराउंड मसल्स की बात है। पहले बड़े मसल्स डेवलप होते हैं, फिर छोटे मसल्स डेवलप होते हैं। मुंह के मसल्स, आँखों के मसल्स, फिंगर के मसल्स, ये सारे फाइन मोटर्स में आते हैं। पहले ग्रॉस मोटर डेवलप होता है, फिर फाइन मोटर डेवलप होता है। तो मेरी समझ से पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू करना चाहिए, सेंसरी चैलेंजेस पर काम करना चाहिए, और थेरेपिस्ट के पास जाकर बाहर बैठने के बजाय सीखना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मैंने घर पर कैसे करना है। हफ्ते में 2 बार या 1 बार चलेगा, और घर पर आकर आपने एक्सरसाइजेस फॉलो करनी ज़रूरी है। जो भी आपको थेरेपिस्ट बताएँगे कि आपके बच्चे के साथ करना है, वो करनी ज़रूरी है। मेरी ऐप है ऑटिज़्म इनसाइट्स, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, कौन-सी करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। क्योंकि सिर्फ़ टेक्निक्स नहीं होती हैं, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे। तो ये एक चीज़ हो गई। मेरी ऐप में हम लोग हर हफ्ते में 1 बार मिलते हैं, जिसमें मैं आपको गाइड करती हूँ, आपके क्वेश्चंस लेती हूँ कि ये टेक्नीक ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग उसको डिटेल में रिविज़िट करते हैं, समझ कर लेते हैं, ताकि आप बच्चे के साथ उसको घर पर कर सको। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे जैसे थेरेपिस्ट आपकी ज़िंदगी में आएँगे और चले जाएँगे। आपके बच्चे की ज़िंदगी में आएँगे और चले जाएँगे, लेकिन आप
एक कांस्टेंट फैक्टर हो जो फुल टाइम अपने बच्चे के साथ हमेशा रहोगे, तो आपको एम्पावर करना, आपको वो सक्षम होना कि भाई मेरे को अपने बच्चे के साथ क्या करना है और क्यों करना है, ये क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्पीच थेरेपी हो गई। फिर आता है अपना DIR मॉडल, या जिसको हम फ्लोर टाइम मॉडल कहते हैं। अब मैं RDI यानी कि रिलेशनशिप डेवलपिंग इंटरवेंशन, मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैंने ये सब किया ना, सेंसरी, मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ बिकॉज़ आपको समझेगा जर्नी के साथ-साथ, बिकॉज़ ना जब मैं गई थी ना दिल्ली एक्शन फॉर ऑटिज़्म में, तब मुझे भी लगता था कोई एक किताब दे दो और मुझे बता दो कि भई क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। इनफैक्ट उन लोगों ने मुझे एक किताब दी भी थी एज़ अ पार्टिंग गिफ्ट, बट मुझे कुछ नहीं समझा था क्योंकि मुझे ऐसे इतना सब कुछ एक साथ में आ रहा था ना कि ऑटिज़्म, 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 तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अगर आप उस स्टेट में, तो मुझे वही आपको कहना है, तो वो हो गया। उसके बाद मुझे किम्बर्ली बार्थेल करके एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो हमारे सेंटर में आए थे, जो हमको सिखा रहे थे। अभी भी वो मेरे मेंटोर हैं, काफ़ी सारे उनके अलावा बहुत सारे मेंटोर्स हैं, और ये सब जैसे हमको सिखाते हैं कि भाई हमने बच्चे के साथ कैसे काम करना है, कैसे अपने काम को और गहराई से बच्चे को समझ कर करना है। तो जब किम्बर्ली बार्थेल आए तो मुझे बोले कि तुम सेंसरी इंटीग्रेशन तो कर रहे हो बट ऑडिटरी कुछ नहीं कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं। तब वो बोले कि तुमने थेरेप्यूटिक लिसनिंग ट्राई करना चाहिए। तब फिर मैंने थेरेप्यूटिक लिसनिंग सीखना शुरू किया। तो मुझे लगा अरे वाह! ये तो बड़ा सही है। पता है जब भी कोई चीज़ मिलती है ना, मुझे लगता है अरे! इससे सब ठीक हो जाएगा, इससे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे पता चला कि नहीं। पता है कैसे, मैं जो कहती हूँ, आपने देखा मेरा ऑटिज़्म का या ऑटिज़्म इनसाइट्स का लोगो है एक पज़ल पीस। ये सब एक-एक छोटे-छोटे पज़ल पीसेज़ हैं। अगर ऑटिज़्म का पूरा पज़ल सुलझाना है तो आपको ये सारे पीसेज़ एक साथ में जोड़ने होंगे। सिर्फ़ सेंसरी इंटीग्रेशन से सही होगा? सिर्फ़ स्पीच थेरेपी से सही होगा? नहीं। लेकिन इन सारी कड़ियों को जोड़ना आपका काम है एज़ अ पेरेंट, और उस प्रोग्राम को घर पर फ़ॉलो करना, ये आपका काम है। ये मैं आपको सिखाती हूँ मेरी ऐप में, ऑटिज़्म इनसाइट्स में। आगे बढ़ती हूँ मैं। तो फिर मैंने ऑडिटरी इंटरवेंशन भी शुरू किया। अब ऑडिटरी इंटरवेंशन में थेरेप्यूटिक लिसनिंग आता है, सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल आता है, समोनास करके एक प्रोटोकॉल आता है, AIT, वो ज़माने में जब मैं शुरू कर रही थी तब ऑडिटरी इंटीग्रेशन थेरेपी गाय बिराड का, वो ज़माने में हम लोग, मतलब मेरे को ऐसा था कि अरे क्या होता है ये चीज़ करके। तो ऐसे बहुत सारे ऑडिटरी इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ पेरेंट्स घर पर ऑडिटरी इंटरवेंशन प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के पास कई मेरे पेरेंट्स जाते हैं और प्रोग्राम लेते हैं और समझते हैं, क्योंकि देखिए स्पीच थेरेपी अगर बच्चे को बोलना सिखाना है तो वो पौने घंटे में या 1 घंटे में नहीं होगा ना। जब भी बच्चा जाग रहा है, उस वक़्त जब हम उससे बात कर रहे हैं तब स्पीच थेरेपी हो ही रही है। तो उन पलों में अपनी स्पीच थेरेपी को मोमेंट्स कैसे बोलूँगी मैं? उन पलों में स्पीच थेरेपी या उनको टीचेबल मोमेंट्स बनाना, ये अपना काम हो जाता है ना? तो हो गया ऑडिटरी इंटरवेंशन, क्योंकि ये भी पेरेंट्स कहते हैं ऑडिटरी इंटरवेंशन क्या होता है, ये क्या होता है? अच्छा, उसके बाद मुझे लगा अरे ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन जो मैंने सुना है ना, ये तो बड़ा सही है। ये तो मेरे को करना, और मैं ऐसे ना जैसे पागल जैसे, लाइक मेरे को सिखा दो, मेरे को सिखा दो, मेरे को सिखा दो। मैंने RMT करके एक होता है रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग, उसमें मैंने ना सारे कोर्सेज़ कर डाले, इंस्ट्रक्टर तक बन गई, और मुझे लगा अब सारे बच्चों को मैं ठीक कर लूँगी कि हो गया ठीक। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये एक पज़ल पीस है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक पज़ल है, ऑडिटरी इंटीग्रेशन एक पज़ल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक पज़ल है, और इन पज़ल्स को सब इकट्ठा मिलाने से ही हम पज़ल को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन मेरे को लगा नहीं, RMT जो मैंने किया शायद ये इनफ नहीं था, तो फिर MNRI करके एक होता है, माज़गुटोवा न्यूरो सेंसरी मोटर रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, चलो ये करते हैं, इससे शायद सही हो जाएगा सब कुछ। वो भी कर लिया। तो करते-करते मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, सिर्फ़ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ कर लूँ, नहीं, सिर्फ़ उतने से नहीं होता। ये सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये एक हो गया, ठीक है? प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। फिर आया कि भई हाँ, RDI की अगर मैं बात कर रही थी। जब मैं किम्बर्ली बाथेल के साथ काम कर रही थी, और एक और मेरे मेंटोर है जिनका नाम है ट्रेसी स्टैकहाउस करके। ये लोग इनफैक्ट इवन शीला फ्रिक, ये सारे जो हमारे मेंटोर्स हैं, ये लोग सब लोग हमेशा बोला करते थे कि को-रेगुलेशन पे काम करो। बच्चे के साथ जब तुम काम करते हो, सेंसरी प्रॉब्लम्स पे तो तुम काम कर रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप, तुम्हारा बच्चे के साथ रिश्ता क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा करता था रिश्ता क्या आएगा, क्या लॉजिक है, खेल रहे हैं बच्चे के साथ, एक्सरसाइज दे रहे हैं, घर जाए बच्चा मुझे ये लगता था। लेकिन नहीं, जब बच्चा चिढ़ रहा है तो मैं कितनी शांत हूँ, मैं कितनी रिलैक्स्ड हूँ, तो ऐसे करके डिटेल्ड अप्रोचेस निकले जिसको
RDI यानी कि रिलेशनशिप डेवलपिंग इंटरवेंशन, DIR या फ्लोर टाइम, ये इवन ऑप्शंस फॉर सम टू सम एक्सटेंट, सनराइज जिसको हम कहते हैं SON, सनराइज प्रोग्राम, ये सारे ना बच्चे के साथ अपना रिश्ता बेहतर करो उन चीज़ों को लेकर आगे आए। अब ये क्यों आए? क्योंकि जब मैं दिल्ली में थी, जब मैं ये कर रही थी अपना स्पेशल एजुकेशन का जो भी इनका मेरी बरुआ के साथ, तब एक वहाँ पर पेरेंट थे जो US से वापस आए थे, एन नाम है उनका, और वो ना वहाँ पर अपने बच्चे के साथ बिहेवियर थेरेपी करा करते थे। तो वो ज़माने में ऐसा था कि ABA करना है, ABA करना है, वाओ बहुत सही है। अब ABA में क्या फोकस होता है कि भाई हमको बिहेवियर को बेहतर करना है, और वो ज़माने में सबको लगता था कि, अभी भी लगता है कईयों को, कि सिर्फ बिहेवियर पे काम करो, फिर तुम रिवॉर्ड लो या रीइंफोर्सर लो या पनिशमेंट लो और रिवॉर्ड उससे बिहेवियर को बेहतर करो। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये भी एक पजल का हिस्सा है। सिर्फ बिहेवियर थेरेपी, बिकॉज मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर डाले ABA पे। वो ज़माने में VBA होता था, वर्बल बिहेवियर एनालिसिस भी। उसके वर्बल ऑपरेंट्स होते हैं, मैचिंग कैसे करो, रिक्वेस्ट कैसे सिखाओ, जिसको लोग मैंडिंग, टैक्टिंग, इंट्रोवर्बल्स बहुत कुछ कहते हैं। तो मेरे को लगा अरे वाह ये तो बहुत सही है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे का बिहेवियर थेरेपी, बच्चे की स्पीच थेरेपी, बच्चे का ऑडिटरी, कान पे हाथ रख रहा है, अच्छा ऑडिटरी इंटरवेंशन। मतलब बच्चे के साथ अगर मुझे काम करना है तो एक चीज़ अगर मैं सोच लूँ, कई लोग ऐसे क्लेम करते हैं आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपके ऑटिज्म को रिकवर कर दूंगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ। मुझे ऐसे लोगों से डर लगता है। 25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैं किसी बच्चे को नहीं बोल सकती हूँ कि मैं आपको 1 साल में ठीक कर दूंगी, 1.5 साल में ठीक कर दूंगी। बिकॉज जैसे मेरी ये उंगली का फिंगरप्रिंट है ना, वैसे हर बच्चा एक यूनिक है। हर बच्चे की किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी में वीकनेसेस हैं, किसी में वो जो प्रोफाइल है ना हर बार बदलता रहता है। और मैं हर बार सरप्राइज रहती हूँ जब मैं बच्चे को इवैल्यूएट करती हूँ, जब मेरे पास आते हैं कि अरे ये तो कितना अलग है उससे पहले वाले से। इनफैक्ट पता है, जब पहला बच्चा मैंने देखा था ऑटिज्म का, फर्स्ट बच्चा, तो मुझे लगा मेरे को तो आ गया ऑटिज्म, क्या करना है। दूसरे बच्चे को देखा तो अरे ये तो बहुत ही अलग है। तीसरे को देखा अरे ये तो दोनों से अलग है। तब जाकर मुझे समझ में आया कि इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं समझ कर चलूँ कि एज अ पेरेंट मुझे, मतलब ना एज अ पेरेंट आपको एक बड़ा रोल प्ले करना है। सिर्फ थेरेपी में बच्चे को लेकर जाने से फ़ायदा होगा, लेकिन आपको पार्टनर करना है, मतलब आप साथ में काम करोगे घर पर। अगर आप सोचो कि थेरेपी में भेज दूंगी, मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, ये मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कह रहे 2 साल तक थेरेपी भेजा, अब मुझे लग रहा है कि इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, प्लेटो हो गया, मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया फिर प्लेटो हो गया, ऐसे एक लेवल पे अटक गया। तो अब मुझे लग रहा है मुझे काम करना चाहिए। बहुत पेरेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास। तो मेरा कहना ये है कि जब आपके बच्चे को डायग्नोसिस मिला, आप शुरू से ही काम करना शुरू करो बच्चे के साथ में। अगर आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा, तो बिलीव मी, मेरे तो पूरे डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। मेरी ऐप है ऑटिज्म इनसाइट्स, जिसमें मैंने 25 सालों में जो भी कुछ सीखा है वो डाल रही हूँ, पेरेंट्स के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये बात समझना कि सब कुछ एक साथ करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बात थी। तो फिर मैंने कहा फ्लोर टाइम, RDI, ये सब रिश्ता बच्चे के साथ अच्छा बनाओ। सिर्फ बिहेवियर नहीं कि रीइंफोर्सर दे दिया, लेकिन रिश्ता बनाओ, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चे के साथ जो एन्जॉय करो, बच्चे के साथ वो चीज़ें करो जो बच्चे के इंटरेस्ट की हैं। उस तरीके से ये अप्रोचेस वर्क करते हैं। और मैंने क्या किया ना, उसका भी थोड़ा सा लिया, इसका भी थोड़ा सा लिया, और मैंने सब कुछ जो कहते हैं ना एक ब्यूटीफुल एक्लेक्टिक अप्रोच जिसको कहते हैं, वो मैं अपने थेरेपी में करती हूँ। अगला अप्रोच जो कई सारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई सिर्फ ABA करें क्या, तो अगर मैं सिर्फ बच्चे को बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर ही अकेला अगर मैं पकड़ूँ और उसको सोचूँ ये रिवॉर्ड दूंगी तो ठीक हो जाएगा, पनिश नहीं, रिवॉर्ड दूँ तो बढ़ जाएगा, पनिश करूँ तो निकल जाएगा, ना, मैं उस हिसाब से नहीं वर्क करती। बच्चा कोई रोबोट नहीं है। बच्चे की फीलिंग्स, बच्चे के इमोशंस को समझते हुए अगर मैं बिहेवियर थेरेपी के प्रिंसिपल्स यूज़ करूँ तो बहुत सही बात है। तो एक हो गया बिहेवियर थेरेपी, तो ABA हो गया। और क्या आजकल कर रहे हैं लोग, बहुत सारा बायोमेडिकल इंटरवेंशन, जो कि यूजुअली बिलीव करते हैं कि गट पे वर्क करना है, अंदर, कि शायद कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, शायद कुछ चीज़ों के अंदर डेफिशिएंसी है जो पूरी करने की ज़रूरत है, शायद डिटॉक्स नहीं हो रहा है अंदर सही से, उसके लिए ज़रूरी है। तो ये भी लोग यूज़ करते हैं।
तो मेरा क्या इसमें एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो। पेरेंट लोगों से सजेशन लेने के बाद ही स्टार्ट करना ज़रूरी है। क्या मेरा हर पेरेंट बायोमेड करवा रहा है? नहीं। मेरे ज़्यादातर जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी से शुरू करते हैं, और अगर बच्चा इम्प्रूव हो रहा है तो फिर बाकी चीज़ों में नहीं जाते। बट अगर आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कर रहे हो, स्पीच थेरेपी भी कर रहे हो, एबीए भी कर रहे हो, आप हर एक चीज़ कर रहे हो और बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तब हम ये भी चीज़ों को, ये पहलू जो हैं इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया बायोमेड इंटरवेंशन। काफ़ी सारे लोग कहते हैं ब्रेन जिम कराओ बच्चा ठीक हो जाएगा, मिड लाइन क्रॉसिंग कराओ बच्चा ठीक हो जाएगा। अरे पता है, ऐसे आजकल ऐसे लिस्ट होती है कि ये एक्टिविटी कराओ, ये एक्टिविटी कराओ, ये एक्टिविटी कराओ। बच्चा ना कोई मशीन नहीं है। आप अगर अपना बचपन देखो, या मेरा बचपन में पकड़ लूँ, पीछे जाएं हम 40-50 साल पहले, जो हमारे बचपन में हमको मिला उससे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ। क्या वो वाले मौके आप अपने बच्चों को दे रहे हैं? 30-40 साल में कुछ इतना बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा कि अब तुम सिर्फ एक्टिविटीज खरीदो और वो टॉयज खरीदो और घर पर काम करो। नहीं, नेचर भी, प्ले भी उतना ज़रूरी है, बाहर लेकर जाना भी उतना ही ज़रूरी है। मिड लाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटीज़ पेरेंट्स कहते हैं कि हम ब्रेन जिम करा रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट ब्रेन जिम, लेकिन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़, ये देखो, अगर मैं बाल बना रही हूँ ऐसे ऐसे, मैं अपने फेस पे क्रीम लगा रही हूँ, यहाँ पर लगाई, यहाँ पर लगाई, यहाँ पर से मैंने कुछ हटाया, यहाँ से, ये भी तो मिड लाइन क्रॉसिंग है ना डे टू डे में। झाड़ू मारना, साफ करना कुछ क्या बोलते हैं, विंडो वगैरह। तो मेरा पॉइंट बस ये है कि ब्रेन जिम भी सही है, सब कुछ सही है, ये सब छोटे छोटे पजल पीसेस हैं, और ये सारे पजल पीसेस को इकट्ठा करके हम पजल को, ऑटिज्म का पजल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि अच्छा, और एक चीज़ है गट, जीएफसीएफ, कई सारे लोग जो ग्लूटेन फ्री, यानी कि जिसमें ग्लूटेन यानी कि गेहूं की चीज़ें, केज़न यानी कि दूध, दूध वाली चीज़ें, सो ग्लूटेन फ्री यानी कि गेहूं वाली चीज़ें नहीं खानी, केज़न वाली चीज़ें नहीं खानी। कई लोग ऐसे ही सब लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट को मिलना ज़रूरी है। क्या सबको जीएफसीएफ की ज़रूरत है? नहीं, डॉक्टर से मिलके समझ में आएगा। कई बच्चे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी करने से ही इम्प्रूव हो रहे हैं, तो फिर जीएफसीएफ, उनका सब गट वट ठीक है, रोज़ पॉटी जा रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है, अच्छा होम्योपैथी, होम्योपैथी करना है कि नहीं करना है, आयुर्वेद करना है कि नहीं करना है, तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे जो लगता है कि शुरू करिए एक एक पजल पीस के साथ। अगर आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी और एक एक पीस से शुरू करिए, लेकिन घर पर आप पार्टनर बनिए। अगर आपको मेरे जैसा कोई भी थेरेपिस्ट बोल रहा है एक्सरसाइज करो, पूछो क्यों करूं, कितनी देर करूं, इससे क्या फ़ायदा होगा, समझ कर लो कि भाई क्यों करना है, कैसे करना है। तो जब आप एकदम से ऐसे ऑटिज्म वाले वर्ल्ड में आते हो, जैसे जो मेरे साथ हुआ था, 2002 की बात है, ऐसे लाइक कितना सारा कुछ है करने को, कौन सी चीज़ से शुरू करूं? मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी से शुरू करूंगी। बच्चे को बहुत सारे गैस हो रही है, ब्लोटेड है, बहुत ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, टीथ ग्राइंडिंग कर रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर पे ऐसे मार रहा है, तब मैं डेफिनेटली डाइट भी कंसिडर करूंगी, और एक न्यूट्रिशनिस्ट को मिलने की मैं हमेशा सलाह देती हूँ। तो आई होप मैंने क्लैरिफाई किया कि क्या क्या तरीके हैं अवेलेबल। कुछ और भी होंगे जो मैंने शायद इसमें कवर नहीं किए, मुझे बता दो, आई टेल यू कि क्या करना है। बट मेरा पॉइंट ये है, अगर आप सोचो कि हाँ भाई मैंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन कर दिया, सब सही हो गया ना, वो एक पजल का पीस है। ब्रेन जिम कर दिया, सब ठीक हो गया ना, वो एक पजल का पीस है। और कोर डेफिसिट क्या है ऑटिज्म में? कोर डेफिसिट क्या होता है? सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन, है ना, और सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ ब्रेन जिम कर लूँ और मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर लूँ और बच्चे को एक मशीन जैसे बनाकर एक्सरसाइज करा दूँ, नहीं नहीं नहीं। बीच में मैंने एक पेरेंट से सुना, बोल रहे एक्सरसाइज करा रहे, उसको दुख रहा है, रो रहा है, फिर भी कराना है। नहीं, जैसे मैंने कहा, जो आरडीआई वाले हैं, फ्लोर टाइम वाले, वो लोग, रिश्ता कैसा है मेरा बच्चे के साथ, क्या बच्चा मुझसे डर रहा है कि बच्चा मुझसे प्यार कर रहा है। कल ही मैं एक बच्चे के साथ काम कर रही थी, पेरेंट के साथ, वो कहते किसी भी चीज़ को मेरा बच्चा मना नहीं करता, लेकिन कोई भी चीज़ वो मन से भी नहीं करती है। तो फ़ायदा क्या ना, हमको चाहिए कि बच्चे खुद से खुलकर हर एक चीज़ करने लगे। क्या ऑटिज्म में ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। क्या हर बच्चे की इंटरेस्ट होती है? डेफिनेटली होती है। वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सब कुछ एक साथ शुरू करने के बजाय एक एक करके शुरू करना है। कोई भी बंदा जो आपको बोले कि ये करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम लगता है। ऑटिज्म एक मैराथन है,
लंबा, लाइक यू नो, एक बार डायग्नोसिस मिला 1.5-2 साल, कभी-कभार 3-4 साल भी लग जाते हैं हेल्प करने को बच्चे को। क्या बच्चे पूरी तरीके से रिकवर होते हैं? मेरे कई बच्चे हैं जिनके ऑटिज़्म का डायग्नोसिस था और अब वो फिट नहीं होते उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं हैं। हम सबको भी होता है ना चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़। तो पॉइंट मेरा बस इतना था कि अगर आप थेरेपी शुरू करो, सब कुछ एक साथ में मत करो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से शुरू करो, एक-एक स्टेप करके आगे बढ़ो। अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो, तो डेफ़िनिटली मेरी ऐप ऑटिज़्म इनसाइट्स जॉइन करिए। मैं बैठी हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 25 सालों में गड़बड़ करके, गड़बड़ बोलेंगे या कैसे बोलेंगे कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। अच्छा नहीं-नहीं ये करो, करके कितना सारा वो कर के समझ में आया अब करना क्या है करके। और वो गाइडेंस मैं आपको देने के लिए बैठी हूँ। तो आप मुझे मिल सकते हो ऐप में, अगर आपने अब तक नहीं चेक किया है, तो उसमें 7 डे का फ्री ट्रायल है जो आप देख सकते हो, जिसमें आप, जो हिंदी वर्ज़न है उसका जिज्ञासा, उसमें आपको मेरे यूट्यूब लाइव में कितने सारे क्वेश्चंस जो मैंने आंसर किए थे वो सब आप फ्री में देख पाओगे। व्हाट इज़ ऑटिज़्म की जो मास्टर क्लास है वो आप फ्री में देख पाओगे 1 हफ्ते भर के लिए। तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, तो आप वो चेक करिए। व्हाट इज़ ऑटिज़्म की 5 घंटे वाली क्लास से शुरू करिए। हफ्ता भर में समझना शुरू करिए। मेरा बस पॉइंट ये है, कोई थेरेपिस्ट आप, मतलब यू नो, कोई भी आकर आपको कि भई वो सब कुछ कर देगा, ऐसा कभी नहीं होना है। बच्चा आपका है। पेरेंटिंग को कहते हैं ना, आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। थेरेपिस्ट आपको प्रोग्राम देंगे, आप घर पे फॉलो करोगे। फाइनली करना आपको ही है। स्लो एंड स्टेडी करके जाना है। एक-एक अप्रोच एक बार में शुरू करना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है ये भी शुरू कर दिया, वो भी शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता किस चीज़ से इम्प्रूवमेंट आया। ऐसे पेरेंट्स कहते हैं, बट मैं कइयों को जानती हूँ, जो बच्चे काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, बेहिसाब इम्प्रूव हो गए हैं। मेरे ही चैनल में अगर आप देखोगे कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अब जब मैं कहती हूँ सक्सेस स्टोरी, डज़न्ट मीन कि ऑटिज़्म हट गया या रिकवरी हो गई है। सक्सेस स्टोरी का मतलब है कि इन लोगों ने वो जो जर्नी थी ना, वो जो सफ़र था ना, वो खुश होकर आगे बढ़े वो लोग, और अब बच्चा इंडिपेंडेंट है। दैट्स व्हाट आई मीन बाय दैट। सो आई होप ये हेल्प किया आपको, जब आप सोचो कि बहुत कन्फ्यूजन है कहाँ से शुरू करें। कुछ अगर और क्वेश्चंस हो तो नीचे चैट में डाल दीजिए और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।